फ्रेंड्स वेलकम टू क्लास बंक। सो आज के सेशन में हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम अपना 4th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एंजाइम्स और बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे सेल्यूलर प्रोसेसेस जो कि आपका चैप्टर 5 है। इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1, ठीक है, जो कि आज डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2। ठीक है, वाई? बिकॉज ये बहुत ही लेंदी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करो, है ना। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं सो दैट आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, सिग्नल्स, कौन कौन से सिग्नलिंग्स चलती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म देखेंगे जो आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, अगेन लिपिड, है ना, लिपिड हो गए, अपने प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वो सारे मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। अगेन मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, तो आपके एटीपी के लिए। ठीक है, इसे हम देखेंगे बच्चों रेस्पिरेशन में। ठीक है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है उस पोर्शन में हम अपना मेटाबॉलिज्म देखेंगे। सेल साइकिल अगेन इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं सेल में, डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेल माइग्रेट कैसे करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो चीज़ें भी हम देखेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सेल सिग्नलिंग की हम बात करें तो सिग्नलिंग में 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। एक होता है आपका लाइगेंड, ठीक है, सेकेंड होता है आपका रिसेप्टर। ठीक है, अब ये लाइगेंड और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो लाइगेंड्स जो है ना, ये आपके केमिकल सिग्नल्स हैं। ठीक है, अब केमिकल सिग्नल्स बोलो या सिग्नल्स बोलो, कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको कहीं पे मच्छर ने काट लिया, आपको तुरंत मैसेज मिल गया। अब वो मैसेज आपके दिमाग तक पता कैसे चला कि भाई मच्छर काट रहा है ना। तो ये क्या कैसे चल रहा है, ये भाई कोई केमिकल सिग्नल रिलीज हुआ, है ना, आपकी सेल, डिफरेंट सेल तक वो पहुंचा और आपके ब्रेन तक उसने बताया कि यार मच्छर काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप इस पर कुछ एक्शंस लो। ठीक है, अब ये जो केमिकल सिग्नल रिलीज हुआ था ना, वो किसी रिसेप्टर ने तो किया होगा ना, रिसीव किया ही होगा। रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा, है ना। अब ये जो केमिकल सिग्नल हैं, ये आपके किसी प्रोटीन बेस्ड भी हो सकते हैं और अदर बेस्ड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सा सिग्नल आ रहा है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड बोलते हैं, और जो रिसीव करेगा उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। ये चीज़ समझ में आई? वही अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें, सपोज ये कोई केमिकल, ये कोई प्रोटीन है जो कि एज अ लाइगेंड काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई सिग्नल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये आया, अब यहाँ पे ना इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर है ये आपके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो ये क्या करेगा, इसको ये सिग्नल आया है ना, ये लाइगेंड आया, यहाँ पे आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, अब बाइंडिंग की बात करें तो ये बाइंडिंग कैसी होती है, वीक बॉन्ड्स के थ्रू होती है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वीक बॉन्ड्स की तरह होती है। ठीक है, अब ये केमिकल और ये जो लाइगेंड अपना आ रहा था, ये वाला क्या है, आपका रिसेप्टर है बच्चों। ठीक है, यही आपका क्या है, रिसेप्टर है। लाइगेंड आके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, इसने इस सिग्नल को क्या किया, इंटरनलाइज कर दिया। ठीक है, या इसके थ्रू जो मैसेज आया उसने क्या करा, सेल के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे उसको मैसेज मिल गया। अब जो भी एक्शन सेल को लेना होगा वो इस मैसेज के अकॉर्डिंग अपना ले लेगी। ठीक है, ओवरऑल कहानी सिग्नलिंग में यही चलती है। क्लियर? वही हम बात करें, सेल फेट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट आर स्पेसिफाइड बाय सिग्नलिंग पाथवेज। यस, जो सेल का फेट होता है ना, कि कौन सी सेल, देखो हमने क्या पढ़ा था कि छोटे बायोमोलिक्यूल्स मिलके ही क्या बना रहे हैं, अपने बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सेल। या सुनो, सेल मिलके क्या बना रही हैं, आपके टिश्यूज़। करेक्ट, वही टिश्यूज़ मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ही आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बोलो या इसे और ऑर्गेनिज्म बोल लो। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलके ही आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, वही हम बात करें सेल की। अब देखो, लिवर है, कोई टिश्यू लिवर है तो लिवर की सेल्स अलग होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जो ब्रेन सेल्स हैं आपके वही लिवर की सेल्स हो या हार्ट की सेल्स हो, या सुनो, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि किस नेचर के आपके सेल हैं और उसे कौन सा टिश्यू या कौन सा ऑर्गन फॉर्म करना है। बात समझ में आ रही है, या सुनो, है ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेल का फेट बताएगा। ये सेल फेट पे डिसाइड, ये सेल का जो फेट रहेगा ना, कि उसे किस नेचर की सेल बनना है या कौन सा टिश्यू बनाना है आगे चल के, ये सारा स्पेसिफाइड होता है आपका सिग्नलिंग्स के थ्रू। ठीक है, जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि सल्फेट, सेल सिग्नलिंग्स और कैसे काम करती हैं, सो दैट आप कौन सा सेल किस वे में काम करने वाला है, कैसी क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें इसमें पता चलती। इतनी चीज़ क्लियर हुई, है ना। वही हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, जो अभी ये मैंने यहाँ पे समझाया वही चीज़ लिखी हुई है। कोई भी लाइगेंड आएगा, बाइंड होगा किससे, रिसेप्टर से, केमिकल चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, सो दैट जो बाहर आपका सिग्नल है वो आपके सेल के अंदर तक पहुँच सके, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सेल क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा।
क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करें टाइप्स की, तो आपकी जो सेल सिग्नलिंग्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? बेसिकली 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होता है आपका पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैरा का मतलब होता है आसपास, है ना। पैरा का क्या मतलब होता है आपका? आसपास वाला, कि शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर कोई सिग्नलिंग हो रही है ना। शॉर्ट डिस्टेंस की कैसी हम बात करें, सपोज ये कोई आपका सेल है ना, यही इसके आसपास की कोई सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया, इसको सिग्नलिंग पहुंचा रहे हैं, ठीक है। क्या भेज रहे हैं? लाइगेंड, केमिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं। इस पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो आसपास के इलाकों वाला जो शॉर्ट डिस्टेंस की हम बात करें, तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो आपकी सिग्नलिंग हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैराकाइन सिग्नलिंग। इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जनरली कहाँ होती है? ये न्यूरॉन्स में होती है, ठीक है। वहीं हम बात करें ऑटो, देखो ऑटो से सबको स्पेसिफाई होगा। ऑटोक्राइन मीन्स कि सिग्नल भी कौन दे रहा है? लाइगेंड भी खुद का ही है और रिसेप्टर भी भाई खुद का ही है, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं है, सारे काम हम खुद कर लेंगे, है ना। ऐसे वाले जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन सेल्स, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। और ये जनरली कहाँ चलते हैं? अपने कैंसर सेल्स में। आपने देखा होगा कैंसर सेल्स में, सुना होगा ना, जैसे इनके ग्रोथ क्या होते हैं, बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं ये सेल्स, है ना। अब रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, या जो नो, अब इनको जो भी मैसेजेस चाहिए हैं, जो भी सिग्नल है, उसके बेसिस पे जो इनको रिस्पॉन्स करना है, वो सारी चीज़ें इनको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में करनी होती हैं, है ना। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में कर रहे हैं यार, जो ऐसे टाइम पे इनको ऑटोक्राइन तो करना पड़ेगा, है ना। खुद ही सिग्नल भेजो, खुद ही रिस्पॉन्ड करो, ये वाला सिस्टम किनका होता है भाई? कैंसर सेल्स का। और काय में आते हैं ये? ऑटोक्राइन में। ऑटोक्राइन समझ में आ रहा है ना। खुद एक जो सेल है वो खुद ही टारगेट कर रहा है अपने सिग्नल्स और लाइगेंड्स को, ठीक है, आई मीन रिसेप्टर और लाइगेंड्स को, क्लियर। वही हम बात करें एंडोक्राइंस की, तो ये जनरली आपके हार्मोन्स वगैरह में होते हैं, है ना। हम हार्मोन्स की बात करें तो इनको एक लंबा सा दूरी इनको क्या करनी होती है? तय करनी होती है। एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करके ये पहुंचते हैं कहाँ पे? अपने अपने डेस्टिनी पे, है ना भाई, कि कहाँ पहुँचना था। सपोज यहाँ पे ब्रेन में कोई केमिकल सिग्नल रिलीज हो रहा है, एक्ट कर रहा है वो किसी अदर ऑर्गन पे जाके, है ना। ये वाली चीज़ हम काय में देखते हैं? अपने एंडोक्राइन सिग्नलिंग्स में, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? कोई सेल है या जो भी ऑर्गन है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, क्लियर। और ये वाली जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्नलिंग देखी जाती है, ये हॉर्मोन्स में हो गया, है ना। इन सब में देखा जाता है, जो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, ठीक है। या जो नो, देखो इसके लिए एक निमोनिक भी है, APE, ठीक है। ऑटोक्राइन के सेल्फ ए हो गया, है ना। पैराक्राइन का पी जो प्रॉक्सिमिटी या नियर बाय की हम बात करें, सो एंडोक्राइन का ई हो गया जो एक्सटेंसिव या फार डिस्टेंस को क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। देखो इसी में और दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एंट्राक्राइन और एक होता है जक्स्ट्राक्राइन, है ना। जस्ट्राक्राइन में क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। कैसे? दो सेल्स जो है ना आपस में कनेक्ट करेंगी और क्या बनाएंगे? यहाँ पे गैप जंक्शंस, ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये गैप जंक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। इन गैप जंक्शंस के थ्रू ही क्या करेंगे? ये सिग्नल्स का ट्रांसडक्शन करेंगे, क्लियर। जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका? गैप जंक्शंस के थ्रू ही, ठीक है। ऐसे ही एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आके क्या करेंगे? सिग्नलिंग करेंगे, क्लियर। वही हम बात करें इंट्राक्राइन की, तो सेल के अंदर ही खुद हो रहा है। देखो ऑटो और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? ऑटो खुद ने क्या किया? लाइगेंड बना दिया, सिग्नल रिलीज किया और खुद ही रिसीव भी कर रहा है। बट इंट्राक्राइन की बात करें ना, इंट्रा क्या होता है? इंट्रा की हम बात करें तो इंट्रा खुद अंदर होने वाली चीज़ है ना, अंदर होने वाली चीज़ है। तो जो इंटरनली जो सिग्नलिंग चल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्राक्राइन। ये कहाँ होता है? सेल टारगेट्स रिसेप्टर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्लियर। वही हम बात करें पैराक्राइन हो गया अपना, एंडोक्राइन आपको पता चल ही गया है, ठीक है। गैप जंक्शंस, जक्स्ट्राक्राइन, ये वाले जो होते हैं ना, ये सारे आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी सिग्नलिंग्स हैं, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखो अगेन ये वही आपको डिटेल में और दिया हुआ है। हम बात करें डायरेक्ट सिग्नलिंग की, है ना, जो जक्स्ट्राक्राइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेंगे? गैप जंक्शंस बनेंगे, ठीक है। ये गैप जंक्शंस हो गए, यहाँ पे आपके चैनल्स के थ्रू हो रही है ना। वही हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा जो अपने प्लांट सेल्स में होते हैं, है ना, प्लांट सेल में ये होता है, ठीक है। पैराक्राइन की हम बात करें तो आसपास वाले जो सेल प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है उसमें पैराक्राइन देखने को मिलेगा। ऑटोक्राइन खुद के सेल पे, और न्यूरोनल सिग्नलिंग्स जो होते हैं ये अपने न्यूरॉन्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके सिग्नल पास होगा और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ही वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, क्लियर। वही हम बात करें मेटाबॉलिक पाथवे की, तो ये आपका आता है बच्चों रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ये आपके, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये आपके इसमें आता है ना। अब सेल को रेस्पिरेशन करने की क्या ज़रूरत है ना। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि सेल, कोई भी सेल अगर रेस्पायर कर रही है तो वो क्यों कर रही होती है? एनर्जी पर्पज से ही तो कर रही है यार। कोई चीज़ अगर हो रही है बॉडी में तो वो किसी
पर्पस से ही हो रही है, ऐसे तो हो नहीं रही है ना। अगेन सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन किस वे पे करेगा, तो मेटाबॉलिक वे पे करेगा, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने सुना है ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करना, है ना, इसी को हम रेस्पिरेशन कह लेते हैं, क्या सुनो। बट नहीं, वो एक्चुअल रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है ब्रीद इन की और एक होता है ब्रीद आउट का। वही हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये जनरली हमारे सेल्स करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे होती है और इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं अपने ऑक्सीजन का। क्लियर, या सुनो, जो कि सेल के लेवल पे होता है, इसे ही हम केमिकल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर, या सुनो। नाउ अब अगर इसमें आप देखो तो जो सेल होती है ना, वो O2 की प्रेजेंस में क्या करेगी, सेल रेस्पायर करेगी, ठीक है। अब O2 की प्रेजेंस में जो होगा उसे हम बोलेंगे अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहीं अगर एब्सेंट ऑफ O2 में होगा तो उसे हम बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या सुनो। देखो, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो अगेन ये कितने टाइप्स का हो रहा है हमारा, 2 टाइप्स का, ठीक है। एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स बनाना, है ना, किसी चीज़ को बनाना या सिंथेसाइज करना, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें आपको एनर्जी क्या करनी होती है, देनी पड़ती है, ठीक है। वहीं हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो देखो एनाबॉलिज्म में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, ये मिलके आपका क्या करेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो यार एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, है ना। वहीं हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, है ना। इससे जो एनर्जी क्या है वो रिलीज होगी, वाई, क्योंकि जो हमने केमिकल बॉन्ड्स पढ़े थे अपने मॉलिक्यूल्स में, वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, तो ये कैसी होती है, एक्सर्गोनिक, इट मीन्स कि एनर्जी रिलीज होगी। वहीं हम बात करें एंडरगोनिक्स, जो एनाबॉलिज्म में होता है, ये इसमें एनर्जी कंज्यूम्स होती है, ठीक है, जैसे अपना हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस लिख सकते हो, ठीक है। अब एनर्जी के सोर्स देखो, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, है ना। या सुनो, फोटोसिंथेसिस अगेन फोटो लाइट की प्रेजेंस में, कीमो केमिकल्स की प्रेजेंस में होने वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज केमिकल कंपाउंड्स जो एनिमल्स या हेटेरोट्रॉप्स में होता है, ठीक है। एटीपी सेंट्रल एनर्जी करेंसी, एटीपी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एनर्जी करेंसी। सेंट्रल एनर्जी करेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्या हो, एनिमल हो, उसमें हमेशा जो एनर्जी का फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, एटीपी ही होगा, ठीक है। या सुनो, चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पे आप एक ओवरव्यू ले लो कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ठीक है। ग्लूकोज है, अगेन C6H12O6, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है ना, एक एनर्जी सोर्स है। क्लियर, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट में, पायरुवेट में, एसिटाइल कोएंजाइम, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके फेट होते हैं। अगर हम ग्लूकोज के फेट की बात करें, ये जो ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आप देख रहे हो, इसके फेट की बात करें तो ये क्या, डाइट से आपको ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बना, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लाइकोजन भी बना सकता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाकर राइबोज फॉस्फेट भी बना सकता है ना। फिर ट्रायोज फॉस्फेट की मदद से ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स भी बना सकता है। वहीं हम बात करें आगे चल के ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये पायरुवेट भी बना सकता है, जो अगेन क्या कर सकता है, लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है इन दी एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ O2 ये कहाँ चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। वहीं इसका एक इंटरमीडिएट जो लिंक रिएक्शन भी होती है, जहाँ पे आपका एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म होता है। अगेन इसका क्या, दो फेट्स हो सकते हैं इसके, या तो ये फैटी एसिड्स बना सकता है या कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या क्या कर सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। ये सब हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, जिसमें आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड को ही हम TCA साइकिल बोलते हैं, और ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। अब पायरुवेट अमाइनो एसिड बना सकता है। अमाइनो एसिड आपको पता है प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से, प्रोटीन्स जो हैं उससे ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड बन सकते हैं। अमाइनो एसिड्स अगेन क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट होकर प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। और जो राइबोस फॉस्फेट है, ये अगेन आपका RNA DNA बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में क्या करेगा, काम करता है, ठीक है। ये सुनो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। नाउ अब हम बात करें अपना ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल पाथवे है ना। अब ये होता कहाँ पे है, तो सेल के साइटोसॉल में ये क्या चलता है, साइकिल चलता है इसका, ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये जो है, ये किस कंडीशन में होता है बच्चों, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अपना जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपको पता होगा
H12O6 कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन जो है ना, 6 कार्बन ब्रेक होके 2 कार्बन है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। पायरुवेट की हम बात करें तो ये कैसा है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके 2 मोल्स बनते हैं, किससे, एक ग्लूकोज से। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है नाउ। अब हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स की अगर हम बात करें तो क्या कितनी होती है इसमें, ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं बच्चों वो 10 होते हैं, ठीक है। अब 10 में से जो 5 स्टेप्स है ना वो कैसी होती हैं, आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होती हैं, नाम से ही है प्रिपरेटरी, इट मीन्स कि ये प्रिपरेशंस के स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं। वहीं हम बात करें जो 5 रेस्ट स्टेप्स हैं उसे हम बोलते हैं पे ऑफ स्टेज, पे ऑफ स्टेप्स, ठीक है। जो भी आपने प्रिपरेशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाला है ये डिसाइड करते हैं आपके ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड जो 10th स्टेप्स होते हैं ये आपके रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलेटरी स्टेप्स, ठीक है। अब रेगुलेटरी स्टेप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसी होती हैं, यस ये इरिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, इट मीन्स कि इनको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है और ये रेट लिमिटिंग होती हैं, ठीक है। जो भी आपने इतनी केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो सिंगल वे रिएक्शंस होती हैं है ना, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये कैसी होती हैं, रेट लिमिटिंग, है ना। जब हमने एंजाइम पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको तभी बताया था कि ऐसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरली रेट लिमिटिंग होती हैं। अब इसमें से भी जो फर्स्ट थर्ड और 10th स्टेप्स हैं इसमें भी जो थर्ड स्टेप है ना ये है रेट लिमिटिंग, ठीक है। अब ये ही क्यों बोल रही हूँ मैं रेट लिमिटिंग, है ना, क्यों, क्योंकि एक तो है कि ये यूनिवर्सली इरिवर्सिबल है, ठीक है, कैसी है, रेगुलेटरी है, रेट लिमिटिंग है, वाई, बिकॉज यहाँ का जो फर्स्ट वाला स्टेप है इसका अगेन क्या होता है, फर्दर इनके फेट होता है, बट थर्ड वाला आप देखो तो इसका अदर किसी के रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम इसे रेट लिमिटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स कुछ अलग अलग एंजाइम्स परफॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है, हम और डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लियर, सो डोंट वरी, ठीक। नाउ अब हम बात करें, देखो फर्स्ट और थर्ड की हम बात करें, है ना, देखो अब आपको ना ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था C6H12O6, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना। अब हम इसका कितना ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले रहे हैं, अभी क्या चल रहा है अपना ग्लाइकोलिसिस, है ना। इसमें ये क्या करेगा, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है, अगेन एज लगा, इट मीन्स ये क्या होगा, एक एंजाइम होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यस और नो, है ना, इट मीन्स कि एक रेगुलेटरी स्टेप है ना। और ये जो एंजाइम है ये भी कैसा होगा, एक रेगुलेटरी एंजाइम होगा, क्लियर। वहीं हम बात करें इसका एक और आइसो एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे ही काम करेगा। वहीं हम बात करें हेक्सोकाइनेज की तो ये अदर मॉलिक्यूल्स पे, अदर सबस्ट्रेट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं, प्राइमिंग। अब प्राइमिंग रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, देखो नोट करना है, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, अभी कोई सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, अभी कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, क्लियर। अब ये जो प्राइमिंग स्टेप है यहीं पे आपका एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, है ना, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। देखो अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना ये ग्लूकोज के 6th कार्बन पे अटैच होता है। देखो हम बात करें इसकी तो आपको पता होगा कि जो 6 मॉलिक्यूल वाला जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, है ना, यहाँ पे आपका H होता है, यहाँ OH होता है, और इस वाले कार्बन को आप फर्स्ट कार्बन बोलते हो, यहाँ सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ, हियर इट इज़ 5th कार्बन, और यहाँ पे आपका जो ग्रुप होता है CH2OH, ये आपका होता है 6th कार्बन, या सुनो। अब देखो जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है ना बच्चों, वो इस हाइड्रोजन को निकाल के यहीं पे अटैच हो रहा है, आपका ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना वो इस वाले नंबर पे हो रहा है, कौन से, 6 वाले पे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, या सुनो, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज चल रहा है, क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में,
ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, यस आइसोमराइजेशन में क्या होता है, ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसका सिर्फ और सिर्फ ये रिंग जो है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका रिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसका आइसोमर फॉर्म हो गया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये आइसोमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, है ना, क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमरेज। ठीक है, यस और नो। अब ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये आपका कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये कैसा एक प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, यस और नो। ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपका रिवर्सिबल है बच्चों। ठीक है, अब फॉस्फेट 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसा होता है आपका रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, अगेन कैसा है, इरिवर्सिबल है। और यहाँ पे भी आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एडीपी में, है ना। अब देखो 6 कार्बन पे तो ऑलरेडी लगा हुआ था फॉस्फेट, हम बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये वाला जो है ना ये फर्स्ट कार्बन पे भी होगा। देखो अब 6 कार्बन तो इसका यहाँ पे था, है ना, ग्लूकोज की हम बात करें तो ऑलरेडी था, है ना, यहाँ पे आइसोमराइज हुआ, या सुनो। तो ये जो अपना फर्स्ट कार्बन था ना, इस फर्स्ट कार्बन का जो इस फर्स्ट कार्बन जो है इसको फ्री होना ज़रूरी है। वाई, बिकॉज इसको क्या करना है, आपको फॉस्फोराइलेशन करना है, इसका मतलब फॉस्फेट को क्या करना है, ऐड करना है इसमें। ठीक है, ये तो इसको फ्री होना ज़रूरी है, या सुनो, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2O, और यहाँ पे आपका ये फॉस्फेट ग्रुप आपके फर्स्ट कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, या सुनो। अगेन ये कैसी है, एक रेट लिमिटिंग है, और ये रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होती है, कमिटेड होती है। वाई कमिटेड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट स्टेप होती है ये आपका क्या हो जाता है, इसका फेट चेंज हो जाता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो, इसका अदर और भी क्या होते हैं, फेट होते हैं, इसलिए ये कैसी है, कमिटेड नहीं है। बट हम थर्ड स्टेप देखें, ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ये कैसी होती है, कमिटेड होती है, और अगेन क्या है, ये रेट लिमिटिंग है। क्लियर, इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड प्राइमिंग। फर्स्ट प्राइमिंग जब हमने फर्स्ट फॉस्फेट ऐड किया था, सेकेंड प्राइमिंग जब हमने अपना सेकेंड फॉस्फेट ऐड किया है। या दोनों, इतना क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक, नाउ अब हम पढ़ेंगे आगे, अपना कहाँ तक बन गया था अपना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट तक हमारा हो गया था, है ना, बिस फॉस्फेट हमारा बन चुका था। क्लियर, फॉस्फेट क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अपना ये जो 1,6 फॉस्फेट है ना, ये कितना था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, या सुनो। अब ये ही कन्वर्ट हो जाता है काय में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन सा, अगेन ये कैसा है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो अपना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल और क्या बनाता है आपका, ये देखो 3 कार्बन कंपाउंड है, एक और 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर, देखो यहाँ पर आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, या सुनो। अब यहाँ पे आपके 3 कार्बन कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, कौन कौन से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज। ठीक, या सुनो, ये चीज़ समझ में आ रही है। क्लियर, स्प्लिटिंग हो गई है इसके 3 कार्बन से कंपाउंड्स में। ठीक है, ये आपका है फोर्थ स्टेप। क्लियर, अब ये आगे चल के आपका क्या करेगा, यस अब यहाँ पे देखो जो शिफ्टिंग हो रही है ना, हमने वहाँ जो देखा था, जो आपके ये जो रिंग था यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन था, या सुनो, ये वाला आपका यहाँ पे CH2 वाला जो था ये फर्स्ट कार्बन था, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, है ना। तो ये जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है ना, इसी के बीच में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ कार्बन का जो आपका क्या होता है, बॉन्ड होता है, यही क्या होता है, ब्रेक होके आपका 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करते हैं।
ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नाउ इतनी चीज़ क्लियर हुई हो तो अब हम बात करें अपना, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, ये अगेन कैसा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है, जो ट्रायोज फॉस्फेट, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं बच्चों, ठीक है, तो बेहतर है कि अभी आप प्रॉपर पूरा दिमाग अपना क्लास में लगाओ, ठीक है, आइसोमरेज, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा काय में, यस, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। देखो ये तो थी अपनी 5 स्टेप्स किसके, प्रिपरेटरी स्टेजेस के, ठीक है, वहीं हम बात करें अपना पे ऑफ स्टेट, ठीक है, अब हम बात करें अपना पे ऑफ स्टेट की, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, ये जो कन्वर्जन हुआ है ये आपका ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन हुआ है टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू पाइरुवेट, ठीक है, अब इससे आगे चल के जो पाइरुवेट बनेगा वो कैसा कन्वर्जन है आपका, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन है, ठीक है, ये बन गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्लियर, अब ये आगे चल के आपका क्या बन रहा है, यस बच्चों, यही आगे चल के आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, देखो डीहाइड्रोजिनेज इट मीन्स एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 हाइड्रोजिनेज से 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, बिस फॉस्फो ग्लिसरेट बना लेगा, ठीक है, अब यहीं पे जो 2NADPH है, 2NAD जो है, देखो 2NAD जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस्ड होके 2NADH बना लेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पता ही होगा आपको ना, देखो कोई मॉलिक्यूल अगर चार्ज्ड फॉर्म में इट मीन्स ये कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड है, अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये अभी कैसा था, ऑक्सीडाइज्ड था, आपने इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली होता है रिडक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, या सुनो, वहीं हम बात करें NADH की, है ना, तो ये अभी किस फॉर्म में है, रिड्यूस, देखो रिड्यूस होके क्या बना लेगा, ये NADH बना लेगा, ठीक है, अब ये NADH जो रिड्यूस्ड है ना, ये अगर एक प्रोटॉन या ये देखो एक प्रोटॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा काय में, NAD+ में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कंडीशन होती है आपकी रिडक्शन की, और जो एलिमेंट या जो कंपाउंड क्या हो रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग कंपाउंड, रिड्यूसिंग एलिमेंट, ठीक है, वही हम बात करें किसकी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, तो जो रिड्यूस्ड है अगर वो एक प्रोटॉन को निकाल दे, है ना, H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उस कंडीशन को हम ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एट 1,3 बिस फॉस्फेट वाली कंडीशन में, ठीक है, ये आपकी है 6th कंडीशन, ठीक, अब ये आगे चल के जो 1,3 बिस फॉस्फेट है यही आगे चल के आपका, ठीक है, इसी कंडीशन पे आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आके ऐड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस चल रही होती हैं बच्चों, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और क्या होता है आपका, यस, और फॉस्फोराइलेशन भी होता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, क्लियर, या सुनो, अब ये वाला जो 1,3 बिस ग्लिसरेट है ये आपका ADP से ATP फॉर्म करेगा, ठीक है, ADP से क्या फॉर्म कर रहा है, देखो पे ऑफ स्टेज में आपको ATP मिल रही है, या सुनो, है ना, और क्या बना देगा ये, यस, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में, ठीक है, या सुनो, क्लियर, अब ये जो आपका 7th स्टेप था, इसके आगे ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपका फॉर्म हुआ है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट देखो ये जो फॉर्म हुआ है ये क्या कहलाता है आपका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ पे एक ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यही आगे चल के आपका क्या बना लेता है बच्चों, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज क्या है यहाँ पे आपका, एंजाइम है, क्लियर, या सुनो, और इस रिएक्शन में आपका होता है डीहाइड्रोजिनेज,
डिहाइड्रेशन होता है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या बना लेता है आपका इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, जो कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर, नॉट 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल का के बना लेता है आपके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के, ठीक है। अब वहीं हम बात करें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरुवेट बनाता है, जहाँ पे अगेन ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और रेट लिमिटिंग प्रोसेस है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। अब आप देख रहे हो कि एक एटीपी आपका यहाँ बन रहा था, यहाँ पे भी 2 एटीपी फॉर्म हो रहे थे और इस वाले स्टेप में भी आपके 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी जो है वो 4 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, यस और नो। बट आपको याद हो जो फर्स्ट स्टेप में हमारा एटीपी हमें क्या करना पड़ा था, 2 एटीपी हमें देने पड़ रहे थे, यस और नो। 2 एटीपी का हमको क्या करना था, देना पड़ रहा था। तो अब आप अगर इसको ओवरऑल देखोगे तो आपको जो नेट एटीपी का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो नेट एटीपी का आपको 2 एटीपी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, और 2 NADH भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब वहीं हम इसके कैलकुलेशंस की बात करें ना बच्चों, ठीक है, तो एक NADH जो है हमारा बराबर होता है 2.5 ATP के, ठीक है। अब बात करें 2 NADH, ठीक है, तो 2 NADH आपके कितने हो जाएंगे, अगेन कितने, ये भी 2.5 हो जाएगा, तो टोटल आपका 5 ATP हो गए, यस और नो। अब 5 ATP आपके आए हैं NADH से, ठीक, और 2 ATP ऑलरेडी ये है। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 7 ATP का यहाँ पे गेन हो रहा है, क्लियर, यस और नो। यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 पाइरुवेट से आपको कितना गेन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला तो आपका क्या हो जा रहा है, 2 ATP हो जा रहा है ना, कैसे हो जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर, यस और नो, है ना। और वहीं हम नेट की बात करें तो आपका 7 ATP फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ठीक है। ATP का जो हम देखें, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशंस के थ्रू अगर आपका बन रहा है तो वहाँ पे आपका 2 ATP फॉर्म हो रहा है ना। बन तो आपका 4 रहा था बट 2 आपको ऑलरेडी देना पड़ा, तो नेट काउंट करें तो हम कितना मिल रहा है, हमें 2 ATP मिल रहा है और 2 NADH से हमें 5 ATP मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखें अगर इनको तो 7 ATP मिल रहे हैं, यस और नो। इतनी चीज़ क्लियर हुई, करेक्ट। नाउ अब वहीं हम बात करें, देखो ये चीज़ हो गई, ये वही आपका ग्लाइकोलिसिस के पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ये सुनो, है ना, एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नास पाथवे, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ATP इन अर्ली स्टेजेस एंड द पे ऑफ ATP एंड NADH इन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी स्टेप्स, 1, 3 एंड 10th स्टेप्स, और इसके जो एंजाइम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, यस और नो। इतनी चीज़ क्लियर हुई ना। नाउ देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों जो आपके कॉम्पिटिटिव बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इनके रेगुलेशंस की, ठीक है, रेगुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक, क्लियर। वही हम बात करें, आप देखो कौन कौन से हमने देखे हैं, 1st, 3rd और 10th, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसमें जो सेकंड वाला जो अपना जो 3rd स्टेप था, इसमें आपका देखो फर्स्ट में आपका हेक्सोकाइनेज था, 3rd में आपका PFK, है ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था, और पाइरुवेट अपना जो बन रहा था वो किसकी प्रेजेंस में बन रहा था, पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में अपना पाइरुवेट फॉर्मेशन हो रहा था, यस और नो। देखो अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन में ना 2 चीज़ें काम आती हैं, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन में हमारी 2 चीज़ें फॉर्म होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से, जो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा ना वो सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगा, कैसा होगा बच्चों, सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वहीं हम बात करें अपने नेगेटिव रेगुलेशन की, तो ये हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट डिपेंडेंट होगा। देखो इसको आप ऐसे समझो कि अब आपका पेट, आपने बहुत पेट भर के खाना खा लिया, ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खा सकते हो, आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका मन अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप एक बाइट और ले लो, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो खाना ना पेट भर दिया है, वो आपका सपोज प्रोडक्ट हो गया ना, है ना, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो, ना बाबा ना, अब तो ना हो पाएगा, ठीक है। बट आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज आपके यहाँ कोई एक चीज़ आ रही है, ठीक है, सपोज कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अब वो फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उस फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट थी ना, या जो आप डिमांड्स थे, है ना, अगर आप डिमांड और सप्लाई की बात करो तो जितना आपका डिमांड थी उस हिसाब से आप सप्लाई करते जा रहे थे, ठीक है। तो डिमांड के बेसिस पे आपका जो सप्लाई चल रहा था वो तो हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल का डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। वहीं हम बात करें कि अब डिमांड ही बंद हो गई है, ठीक है, उस बेसिस पे अब आपका कोई भी
सप्लाई होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव फीडबैक में आ जाएगा, ठीक है। वही मैं आप बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट बन रहा था, यस और नो। तो 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट जो कन्वर्जन है वो तब तक होता रहेगा जब तक उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा, है ना। एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट में को कैसे सपोर्ट करता है, पॉजिटिवली सपोर्ट करता है ना। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आप देते जाओगे एंजाइम उतना ही एक्टिविटी करता जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट, देखो एंजाइम को आप सबस्ट्रेट देते रहोगे, सबस्ट्रेट सप्लाई करते रहोगे बच्चों, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट का जो सबस्ट्रेट का जो देना है, जो सबस्ट्रेट का जो सप्लाई है वो आपने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, क्लियर। वही हम बात करें तो उतना ही प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाएगा, यस और नो। बट एक टाइम की बात करें, अगर प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बन जाए, है ना, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बन जाए कि वो खुद ही इनहिबिट करने लग जाए कि भाई बस करो, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। सेल की हम बात करें तो सेल इसी बेसिस पे आपका सिग्नलिंग करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा अब नहीं होगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है कि भाई अब मत बनाओ तुम, अब तुम काम ही मत करो। इट मीन्स कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही मत बनाओ, सो दैट मेरा प्रोडक्ट बने ही ना, क्लियर। तो प्रोडक्ट ही क्या करने लगा बच्चों, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करने लगा, तो ये आपका आता है हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन में, ठीक है। अब हम बात करें आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाला, जिसमें अपना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये फॉस्फोफ्रक्टोज से 1,6 बिस फॉस्फेट बनने वाले में जो अपना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अपना यूज़ हो रहा था, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसको क्या कर दे, लिमिट कर दे कि भाई बस अब ना होगा, ऐसी वाली चीज़ है, ठीक है। तो वो कौन कौन से कंडीशंस में हो रहा है, अपना फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 10th, क्लियर। इतनी चीज़ समझ में आई है। अब वहीं हम बात करें एटीपी की, एटीपी पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, आप बताओ। एटीपी भाई प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है ना, आपका एज अ प्रोडक्ट निकल रहा है, ये सुनो। तो वो कैसा रेगुलेशन दिखाएगा, आपका नेगेटिव इनहिबिट करेगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है। वहीं मैं बात करूँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो पॉजिटिव करेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के लिए तो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, ये सुनो, है ना। तो वो एज अ, देखो फ्रक्टोज सॉरी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए तो वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और सबस्ट्रेट कैसा काम करेगा, पॉजिटिव, या सुनो। इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना। आप इस चीज़ को अपने एग्जाम्स में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट कॉम्पिटेटिव बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नाउ अब हम बात करें कि ये जो पाइरुवेट है उसका क्या क्या फिट होने वाला, तो डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। क्या हुआ इसका मतलब कि आपका जो पाइरुवेट था, जो 3 कार्बन कंपाउंड था, अगर ये इसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये भाई सब चले जाएंगे अपने टीसीए साइकिल परफॉर्म करने, है ना। टीसीए साइकिल कहाँ होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर, या दोनों, ये चीज़ समझ में आ रही है। और वहीं अगर ये इसकी प्रेजेंस में, वहीं अगर यहाँ पे O2 की एब्सेंस हो जाती है, जो जनरली अपने मसल सेल्स में हो जाता है ना। किस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर लिया आपने, उस कंडीशन में भी हो जाता है कि मसल्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ना। उस कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकती है। उस कंडीशन में ये कहाँ जाएगा, अगेन इसे आप बोलोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन, और ये जाएगा आपके फर्मेंटेशन में, ठीक है, ये सुनो, है ना। और ये आपका जाएगा काय में, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, टीसीए साइकिल में जाने वाला है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है नाउ। अब इसमें देखो, इसमें अगेन 2 प्रकार के फर्मेंटेशंस होंगे। कैसा, एक तो होगा होमोलैक्टिक, एक होगा एल्कोहलिक। होमोलैक्टिक में क्या होगा बच्चों, जो पाइरुवेट है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो आपके मसल्स आरबीसीज वगैरह में जनरली होता है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, क्लियर। वही हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें पाइरुवेट आपके एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल प्लस CO2 फॉर्मेशन कर लेगा, और इस इथेनॉल का फॉर्मेशन जो कि एक अल्कोहल है, इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्लियर। वही हम बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि आपका ये जो पाइरुवेट है ना, ये कहाँ चला जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये तो देखो, ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, ये तो अपना हो रहा था साइटोसॉल में, है ना। अब एक चीज़ और आती है इसमें, अगर हम बात करें अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है और जो टीसीए साइकिल है, ये दोनों ही कहाँ चलेंगे, आपके साइटोसोल में चलेंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस तो चलेगा आपका साइटोसोल में, ठीक है। वहीं हम बात करें टीसीए साइकिल की, तो टीसीए चलेगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्लियर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा कैसे,
चलो ये बात तो हो गई कि ये यहाँ चल रहा है, वो इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो लाइन दी है, पायरूवेट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पहुँच रहा है ना। तो इस शंट पाथवे अगर आपको पता हो, है ना, ये भी होता है शंट पाथवे की मदद से ही कहाँ चला जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचने पे ये देखो, जैसे हम बात करें, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये आपका सेल्यूलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहीं पे आपका ना एक चैनल प्रेजेंट होते हैं। अब चैनल का क्या काम होता है मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है सिम्पोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर पता होगा, है ना, साथ साथ जाने वाला, या जोनो। सिम्पोर्टर में क्या करेगा कि ये जो अपना प्रोटॉन है ना, और जो पाइरुवेट है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है, ये क्या करेंगे भाई, साथ साथ सिम्पोर्ट कर देंगे, है ना, या सुनो। तो इस तरह अब यहाँ पे भी एटीपी को देना पड़ता है भाई, यहाँ भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो पाइरुवेट है आपका पहुँच जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुँच जाता है। अब ये पहुँच तो गया, अब यहाँ पे ही आपकी एक होती है लिंक रिएक्शन, ठीक है। वाई, बिकॉज जो टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल में आपका डायरेक्ट पाइरुवेट काम नहीं करता है ना। पाइरुवेट कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर एंटर करता है आपके सिट्रिक एसिड पाथवे में, सिट्रिक एसिड पाथवे या टीसीए साइकिल, ठीक है, या सुनो। अब ये जो पाइरुवेट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, ये भी अगेन 2 स्टेप्स में होता है, और इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि जो पाइरुवेट है ना, वो लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है आपके एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो भी 2 स्टेप, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, जो कि O2 की प्रेजेंस में होता है, और फर्दर फिर वो क्या करेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा। अब हमने यहाँ देखा था जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, है ना, उसमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था ये, ठीक है। वही हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। इट मीन्स कि जो 6 कार्बन कंपाउंड, जो 6 कार्बन है ना, ये 6 के 6 ही आपका क्या कर लेंगे, यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, है ना। यूटिलाइज्ड होके क्या करेंगे, आपका एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। तो टीसीए साइकिल में आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड वाटर, और जो CO2 निकलने वाले हैं ये आपके 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे फ्रॉम दी 6 कार्बन कंपाउंड, क्लियर। अब देखो एक चीज़ और समझने वाली है इसमें, कि जो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, इसने आपके बनाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या 2 मोल्स ऑफ पाइरुवेट, या सुनो। अब ये 2 एसिटाइल को एंजाइम बनाएगा, है ना, 2 एसिटाइल को एंजाइम बनाएगा, यस और नो, ठीक है। अब इसी में आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, वो पहले तो एक के लिए चलेगा, फिर दोबारा दूसरे के लिए चलेगा। तो उस हिसाब से कैसे आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जब हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे इन दी लास्ट ऑफ टीसीए साइकिल, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये पाइरुवेट का फेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट का फॉर्मेशन, जो कि 10 स्टेप रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब एनारोबिक कंडीशन में ये 2 फेट हो सकते हैं इसके, एक तो हो सकता है आपका लैक्टेट बनना, ठीक है, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह रहे हैं, दूसरा होता है आपका इथेनॉल और CO2 का बनना, जिसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, या सुनो, है ना। ईस्ट वगैरह में हो जाए तो हम बोलते हैं ना छोले भटूरे, जैसे हम बोलो इडली सांभर का बोलो, उसमें क्या होता है, खमीर ईस्ट बनने लग जाता है ना, एरेशन होता है उस कंडीशन में, तो वो किसकी वजह से होता है, फर्मेंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। वही हम बात करें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की से, अगर उसको जाता है तो वो कहा है 2 एसिटाइल को एंजाइम, एंड देन वो कहाँ एंटर कर जाएगा, अपना सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिससे वो बनाता है 4 CO2 + 4 H2O, क्लियर, या सुनो, ठीक है। जो कि हमारा जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, यस, ये कहाँ होगा अपने यूकेरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्लियर। वहीं हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो साइटोसॉल में ही चलेगा, क्लियर। नाउ अब इसके स्टेप बाय स्टेप्स अगर हम बात करें, तो एक तो हो गया आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल, ये सारे इसी के ही नाम है बच्चों। तो अगर इनमें से किसी भी एक नाम से अगर एग्जाम में आता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। लोकेशन का पूछें तो लोकेशन क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। स्टेप्स की बात करें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम कैसे फॉर्म हो रहा है, पाइरुवेट से फॉर्म हो रहा है थ्रू दी लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन अगेन कैसे परफॉर्म हो रही है, अपने माइटोकॉन्ड्रियल में जाके
है ना, कैसे जा रहा है, शंट पाथवे के थ्रू जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। एसिटाइल कोए एंजाइम जो है वो कहाँ आ रहा है अपना, कहाँ आ गया अपना TCA साइकिल में, ठीक है। ये रिएक्ट होता है, देखो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ये ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है अपना, सिट्रेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जो काइनेज होते हैं, ठीक है, हम बात करें काइनेज की, तो ये क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, MCQ में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। काइनेस क्या करेगा, एडिशन करेगा फॉस्फेट का। वही हम बात करें फॉस्फेटेज की बात करें, फॉस्फेटेज, तो ये क्या करेगा, रिमूवल करेगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ रही है ना। सिट्रेट सिंथेज क्या करेगा भाई, सिट्रेट सिंथेज सिट्रेट का फॉर्मेशन कराएगा, यस और नो। देखो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्मेशन का आपको दिया गया है, ठीक है। वही हम बात करें सिट्रेट से कन्वर्जन हो रहा है अपना काय में, सिस एकोनिटेट, ठीक है, जो एक इंटरमीडिएट है एकोनिटेज की प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। क्लियर, वही हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो जो सिस एकोनिटेट है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, यस आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट में। क्लियर, यस और नो। नाउ यहाँ पे हम बात करें सिस एकोनिटेट वाले में, तो यहीं पे आपका जो पायरुवेट है ना, ATP वाला, NADH वाला, ये सारे के सारे जो आपके PDH कॉम्प्लेक्स हैं यहीं पे आ रहे हैं। क्लियर, देखो अब यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट से NADH का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है, जो कि अगेन कैसा है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। ये आपके 3 कार्बन कंपाउंड्स चल रहे थे, यहाँ पे आपका आ गया है 5 कार्बन कंपाउंड, जो कि आपका कीटो ग्लिटरेट है, ग्लूट्रेट है, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये आपके 6 कार्बन कंपाउंड्स थे। क्लियर, ये काय में कन्वर्ट हो गया आपका 5 कार्बन कंपाउंड में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। क्लियर, अगेन एक रिडक्शन हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है यहाँ पे, रिमूव हो रही है, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनाइल को ए एंजाइम, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर, अब ये सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज की प्रेजेंस से में क्या बनाएगा, सक्सिनेट बनाएगा, और यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, एक GTP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर, यस और नो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। नाउ अब ये जो है ना सक्सीनेट जो फॉर्म हुआ है वो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज में हाइड्रोजन का रिमूवल है ना, तो सक्सीनेट काय में कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज के थ्रू माल्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टेट अगेन माल्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, डिहाइड्रोजनेज अगेन यहाँ पे हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब आप यहाँ देख रहे हो तो कितने कार्बन बन रहे हैं आपका, एक कार्बन यहाँ रिलीज हो रहा है, एक यहाँ रिलीज हो रहा है, टोटल कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ एक साइकिल में क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। क्लियर, अब मैंने आपको बोला था कि जो आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो 2 पायरुवेट से आपके 2 एसिटाइल को एंजाइम बनने चाहिए, यस और नो। और ये 2 कार्बन जो है, देखो ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन होता है ना, और जो ये एसिटाइल को एंजाइम ये टोटल 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हम सिट्रेट कहते हैं। क्लियर, वही हम बात करें इसकी, कहाँ पे थे हम, यस 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम 1 एसिटाइल को एंजाइम और 1 सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये चल रहा है आपके एक एसिटाइल को एंजाइम के लिए, कितने बने थे, 2, तो 2 के लिए आपका ये जो साइकिल है बच्चों 2 बार चलेगा, और टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है ना। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो 3 NADH, ठीक है, एक आपका FADH2 बन रहा है, एक GTP बन रहा है, और 2 CO2 पर साइकिल। इट मीन्स कि टोटल अगर हम बात करें तो कितने, देखो एक में 3 बन रहे हैं, देखो हम इसकी बात करें तो एक साइकिल में आपके बन रहे हैं 3 NADH, ठीक है। अब हम टोटल की बात करें, तो 2 के लिए अगर हम बात करें तो टोटल कितने बनेंगे आपके, 2 NADH, 6 NADH, यस और नो, है ना, और 2 FADH। क्लियर, वहीं आपके 2 GTP बनेंगे, यस और नो, और 4 टोटल नंबर ऑफ CO2 क्या होगा, इवॉल्व हो रहा था इसमें।
क्लियर? ये तो हो गई आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल की बात। और TCA साइकिल की बात, अगेन ये भी वही डायग्राम है, ठीक है, आप इसे भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जो की एंजाइम्स देखें हम यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज है ना, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। वही हम बात करें आइसोसिट्रेट की, आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, ठीक है, वाई बिकॉज यहाँ पे भी NADH का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। वहीं हम बात करें अपना कौन सा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो यहाँ पे आपका एक FADH कन्वर्जन चल रहा है, क्लियर। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके की एंजाइम्स हो जाएंगे। और एनर्जी के कन्वर्जन की जो हम बात करें, जब हमने देखा था कि NADH का तो आपको पता है 2.5 ATP बनते हैं, वहीं हम बात करें FADH2 की, तो FADH2 से आपका 1.5 ATP फॉर्म होती है, क्लियर। अब हम बात करें अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो आप देख रहे हो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से आपने लिंक रिएक्शन देखा, या सुनो, वहाँ से आपका एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हुआ आपके सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल या क्रैब साइकिल में, ठीक है। अब यहाँ से ये जा रहा है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होने वाला है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। अब इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। देखो ATP का फॉर्मेशन तो हो गया था वहाँ पे, है ना, जो कि सबस्ट्रेट लेवल पे डिपेंड कर रहा था, है ना, या सुनो। नाउ अब हम बात कर रहे थे हमारे NADH के, है ना, आपका FADH2 जो था, अब उसका क्या होगा, वो कैसे ATP का फॉर्मेशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कर रहा है, ठीक है, या सुनो। हम बात करें अपना यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होने वाला है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका NADHQ ऑक्सीडो रिडक्टेज है। सेकंड की बात करें आपका सक्सीनेट Q रिडक्टेज है। थर्ड जो है वो Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज है। एंड जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, क्लियर। और ये ही जो है वो यहाँ पे आपका फाइनल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ही आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस और नो। नाउ अब हम बात करें जो अपना NADH था बच्चों, वो क्या करेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 में अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। रिडक्टेज क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ और 4 कार्बन जो 4 हाइड्रोजन आयंस हैं वो इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उसमें क्या कर देगा, पुश कर देगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, कॉम्प्लेक्स 2 क्या करेगा आपका, यहाँ पे यहीं पे आपका FADH2 भी आके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एज सच आपका हाइड्रोजन पंप नहीं हो रहा है, बट आपका कॉम्प्लेक्स 1 और 4 से होगा, क्लियर। वही हम बात करें किसकी, अपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है अपना कॉम्प्लेक्स 2, 1 बाय 1 किया, और ये इसको कहाँ ले जाके दे रहा है, अपने कॉम्प्लेक्स 3 पर, क्लियर। अब ये जो 3 है ना, ये इन कॉम्प्लेक्स ये जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ये अगेन ले जाके आपको ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 पे, और यही 4 पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जो फाइनली उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखो कॉम्प्लेक्स 1 से 2 में ट्रांसफर हुआ, 2 से 3 में हुआ, 3 से 4 में गया, ठीक है, और 4 में ही फाइनल आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली एक्सेप्ट करके क्या कर देगा, ATP का जनरेशन कर देगा। और यहीं इसी के आगे आपका ATP सिंथेज भी प्रेजेंट होता है, क्लियर, या सुनो, इतनी चीज समझ में आ रही है। देखो अब ये जो है ना, ये जो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं ना आउटर साइड में, इनर मेम्ब्रेनल साइड में, ये ही आगे चल के आपका EMP इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, ठीक है, EMF इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्सेस और प्रोटोन मोटिव फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोटिव और प्रोटोन मोटिव फोर्सेस को जनरेट करते हैं। प्रोटॉन अगेन H+ जो आयंस होते हैं उन्हीं को हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं, क्लियर। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एक ग्रेडियंट बना देंगे वहाँ पे, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, यस और नो। ना अब देखो ये जो इलेक्ट्रो ग्रेडियंट बना है ना बच्चों, यही आगे चल के कहाँ आएगा, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराएगा। कैसे कराएगा, जो ATP सिंथेज है ना, ये वही कॉम्प्लेक्स है आपके जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़े, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जो थर्ड और फोर्थ से जो है ना आपका जो हाइड्रोजन आयंस जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो रहे थे, आपके इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में पुश होते जा रहे थे, या सुनो। अब क्या हुआ, एक ग्रेडियंट आपका वहाँ पे बन गया है ना। अब वो ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे ATP सिंथेज प्रेजेंट है। ये इसका F0 पोर्शन है और यहाँ पे इसका F1 पोर्शन है, ठीक है। अब जो बाहर जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जो आपके हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, अब वो इस ATP सिंथेज की मदद से ही ATP का कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको एक्सेप्ट करेगा। F0 जो है वो इस प्रोटॉन पंप को प्रोटॉन्स को क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने कैच किया और फर्दर उसको भेज दिया कहाँ पे, F0 के पास पकड़ के, ठीक है। ये कुछ साइक्लिक मैनर में होता है,
ठीक है, ये साइक्लिक वे में रहता है, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हुआ, कन्वर्जन हुआ, फिर उसको यहाँ पे भेज दिया उसने F0 की F1 की तरफ। ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स आपने देखा होगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है ना, ये जो क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, इसी पे आपने F0 F1 देखे होंगे, है ना। अगर सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़े हों तो ये आपको अच्छे से पता होगा, और वो ही आपका ATP का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसने पुश किया और यहीं पे आपका ADP से फॉस्फेट क्या होगा, ऐड होके ATP का फॉर्मेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें दो चीज़ें और आती है बच्चों। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का हम रिमूवल कर दें, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब आप बताओ, मैंने एक चीज़ आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताई थी कि जो ऑक्सीजन है ना, वही फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ और दिख रहा था आपको? नहीं। अगर हम ऑक्सीजन ही गायब कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो अगेन ये पंप क्या हो जाएगा, या ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो हॉल्ट होगा, या सुनो। अब उसी की जगह अगर हम साइनाइड ले आए, ठीक है, या कुछ और अदर क्या इनिबिटर को अगर हम यूज़ करें, तो अगेन वो क्या करेगा, उसके ट्रांसफर को ब्लॉक कर देगा, या सुनो। अब जब आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स ही ब्लॉक हो जाएगा तो आपके 1, 2 और 3 वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, है ना, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर वो प्रॉपर फंक्शन भी करते हैं तब भी आपका ATP जनरेशन तो नहीं होने वाला। क्लियर। अब वही हम बात करें, जो आपका ATP सिंथेज जो है कि चैनल की तरह काम कर रहा था, है ना, चैनल की तरह काम कर रहा था, ये आपका हो गया ATP सिंथेज, है ना, ये आपका होगा जैसे ATP सिंथेज। क्लियर। अब भाई ये तो बढ़िया है, ये अपना काम कर रहा है। सपोज इसकी जगह मैंने एक और यहाँ पे कोई चैनल ले आई, ठीक है। अब ये चैनल क्या करेगा काम, ये तो है सही है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला जो काम आपका प्रोटॉन्स को पंप करने का जो काम आपका ATP सिंथेज कर रहा था, वो दूसरा भी करने लग गया, दूसरा चैनल भी करने लगेगा, या सुनो। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका EMF जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ग्रेडियंट जो यहाँ पे अराइज हुआ था, वो डिस्टर्ब होगा समवेयर, या सुनो। और समवेयर अगर वो डिस्टर्ब हुआ, वाई, बिकॉज ये भी हाइड्रोजन आयंस को अंदर भेजता जाएगा ना यार, है ना। तो वो जो ग्रेडियंट यहाँ पे जो ग्रेडियंट अपना बना था, अगेन वो ग्रेडियंट क्या होगा, हॉल्ट होगा, और ATP का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, अगेन हॉल्ट होगा। क्लियर, या सुनो। नाउ इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब वहीं हम बात करें NADH का, तो आपने देख ही लिया था, NADH से अपने 2.5 ATP फॉर्म हो रहे थे, है ना। वहीं हम बात करें FADH2 की, FADH2 से आपके 1.5 ATP का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। अब आप कैलकुलेट कर लो कितना FADH2 बन रहे थे आपके, कितना NADH बन रहे थे आपके। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ ये हो गया हमारे फॉस्फोराइलेशन वाली बात, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1, और बहुत ही जल्दी मैं पार्ट 2 भी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्लियर, जिसमें हम अपना सेल साइकिल देखेंगे, ठीक है, और जो अपना बाकी का अमाइनो एसिड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी क्वेरीज हो आपको रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।